AIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो ग्रामीण अंचल में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे छोटे जल संसाधनों के आधार पे भी विस्तृत तरीके से वो अधोसंरचना बन जाती है। 9,000 करोड़ से केवल 1,000 करोड़ का बजट का आवंटन, मतलब 90% गिरावट। SC सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान दोनों में 30% की गिरावट। मध्याह्न भोजन 11,770 करोड़ से 9,236 करोड़, 25% गिरावट। और सबसे बेबुनियाद विषय जो मैं समझता हूं, एक आहत संपूर्ण देश को पहुंचा है, जो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड है, पिछड़े जिलों के लिए जो योजना बनाई गई थी, 11,000 करोड़ का बजट का आवंटन इस वर्ष शून्य, मतलब 100% मिटा दिया उस योजना को। कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखो, इस पे हमने बहुत सारी चर्चा की है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जहां 4 दिसंबर 4% घरेलू उत्पादन के दर में कृषि के क्षेत्र में एक वृद्धि आई थी, पिछले एक वर्ष में 70% गिरावट, मतलब केवल 1.1% कृषि की दर में वृद्धि हो पाई। जहां एक तरफ समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, बोनस की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो गई, खाद नहीं मिल रहा, लेकिन किसानों के ऊपर लाठी बरसाई गई, जो ओलावृष्टि अतिवृष्टि हुई है उसका ना मुआवजा मिल रहा है, ना मूल्यांकन हो रहा है। और अब भूमि अधिग्रहण विधेयक के संशोधन के आधार पर ये सरकार किसानों की जमीन भी हड़पना चाहती है। तो वर्तमान में जो आत्महत्या का वातावरण पूरे देश में बना है, उसमें इस सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे केंद्र के हों या राज्य के हों, उनकी टिप्पणी को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आप सब और हम वाकिफ हैं। चाहे हरियाणा के कृषि मंत्री जी ने क्या कहा था किसानों के बारे में कि वे कायर हैं, चाहे केंद्र सरकार के मंत्री गडकरी जी ने कहा था कि किसान को ना सरकार पे और ना भगवान पर भरोसा करना चाहिए। इन टिप्पणियों से कटे पर नमक छिड़कने का काम ये सरकार आज कर रही है। चुनाव के पहले नारे बहुत देते हैं ये लोग कि भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। और कर्जा माफी का जब विषय आता है तो गृह मंत्री स्वयं कहते हैं कि ये संभव ही नहीं हो पाएगा, अगर एक राज्य में किया तो पूरे देश में करना होगा। 72,000 करोड़ की ऋण माफी योजना हम लोग लेके आए थे 2009 में, पर यह सरकार बेबुनियाद तरीके से किसान के हर हक को मिटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ओलावृष्टि अतिवृष्टि के मुद्दे पर कहा कि पहले आप SDRF से मुआवजा लो, मतलब राज्य स्तर की आपदा कोष से, उसके बाद ही आप केंद्र सरकार के पास आप आना। नमी के विषय में कहा कि 12 से 14% अगर नमी होगी फसल पे तो वो हम खरीदेंगे नहीं, जब आप और हम सब जानते हैं कि नमी जहां अतिवृष्टि हुई हो कम से कम 20% होती है। और उसी के साथ कहा गया कि जहां 10 से 50% फसल में नुकसान हुआ है, वहां समर्थन मूल्य का आपको केवल 25% दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर गेहूं में 1450 रुपए का क्विंटल जो मिलता है समर्थन मूल्य, उसका केवल 362 रुपए किसान को मिल पाएगा। तो ये इनका दृष्टिकोण है, इनकी सोच और विचारधारा है कृषि के क्षेत्र के विरुद्ध। और बजट के आवंटन में भी यही दर्शाता है। जहां 19,000 करोड़ का बजट पूर्व के वर्ष में था, इस वर्ष केवल 17,000 करोड़, मतलब 18% गिरावट। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में करीब 50% गिरावट। और वही स्थिति खाद्यान्न सुरक्षा योजना में। पंचायती राज के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली। मनरेगा में भी जो कांड आज उभर के आया है, जिसके आधार पर, संविधान के आधार पर या तो आपको रोजगार देना होगा या तो भत्ता देना होगा। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये योजना फलदायक नहीं है और कई शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया, लेकिन उनके राज्य के मुख्यमंत्री ही चिट्ठी लिखते हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, या उनके सहभागी दलों के मुख्यमंत्री, चाहे उड़ीसा हो, कि आप जल्द से जल्द भुगतान कर पाइए रोजगार के भत्ता का। और आज 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान आज भी लंबित है। मेरे राज्य में 700 करोड़ रुपए का भुगतान आज भी लंबित है, जिन लोगों ने उस क्षेत्र में रोजगार किया। और उसी के साथ जो वर्तमान की स्थिति है रोजगार गारंटी की, कि जहां पिछले वर्ष, आखिरी वर्ष कांग्रेस के शासन के 4 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए थे,
इस वर्ष केवल 4 करोड़ 13 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए, मतलब 25% का गिरावट आ चुका है। और वो भी इस वातावरण में जहां ओलावृष्टि हुई हो, अतिवृष्टि हुई, और एवरेज हाउस होल्ड एम्प्लॉयमेंट भी जहां 46 दिन हमारे कार्यकाल में था, वो आज 40 दिन, मतलब 18% गिरावट वहां भी आ चुकी है। तो जो ये कहते हैं कि इनका नारा है, मैं तो समझता हूं कि इनका एक ही नारा है, और वो है किसान मुक्त भारत। तो ये कृषि का क्षेत्र में ये स्पष्ट हो चुका है कि ये सरकार की क्या नीयत है। अब अगर महिला एवं बाल विकास की हम बात करें तो यही स्थिति वहां भी हमें निर्मित होती हुई दिखती है। 22,000 करोड़ का बजट का आवंटन आज 10,382 करोड़ तक सीमित हो चुका है, मतलब 60% गिरावट। और इसी के साथ ICDS स्कीम, जो विश्व का सबसे बड़ी योजना है सामाजिक सुरक्षा के लिए, उसमें भी 55% गिरावट बजट के आवंटन। इतना कि उस विभाग के मंत्री ने भी, वित्त मंत्री और अनेक मंत्रियों को लिखा है कि इसके आधार पर मैं तो आंगनवाड़ी हमारे कार्यकर्ताओं की रोजगार की पेमेंट भी हम नहीं कर पाएंगे, बच्चों को खाना पीना देना तो अलग बात। और जिस देश में आज भी 2 करोड़ 30 लाख कुपोषित बच्चे हैं, अगर ये व्यवहार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है तो फिर क्या है, ये प्रश्न मैं करना चाहता हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी करीब करीब 20% गिरावट, 30,655 करोड़ से 24,000 करोड़ आज बजट के आवंटन में गिरावट आ चुकी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जहां सेंट्रल प्लान का आउटले होता था, केंद्र सरकार का आउटले 19,000 करोड़ हमारे समय में, आज 0 तक इन्होंने ला दिया। और जहां यूपीए सरकार में हमने 5 साल में बजट की बढ़ोतरी की थी, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पर 31% बढ़ोतरी हर साल, 8,000 करोड़ से 33,000 करोड़ तक इन्होंने एक साल में 50% की गिरावट लाई है। और यही स्थिति आज खेत से शिक्षा के क्षेत्र में भी हो चुकी है। सर्व शिक्षा अभियान में 9,000 करोड़ का बजट के आवंटन से 2,000 करोड़, 80% गिरावट। क्या यही इनकी नीति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के आधार पर? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 25% की गिरावट। 6,000 मॉडल स्कूल की योजना की शुरुआत हम लोग ने की थी ताकि हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल एक बन पाए। उसके बजट के आवंटन को पूरी तरह से मिटा दिया। और जो बात आज की जाती है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की, जहां कहा जाता है कि हमने 10% बढ़ा दिया, 32% से हमने 42% तक हम लोग ले गए। ये पूरी तरह से एक माया जाल है, क्योंकि पूर्व में 32% होते थे टाइट फंड्स, मतलब किसी योजना के साथ जुड़ा हुआ, और 32% अनटाइट फंड्स, और 10% होता था टाइट फंड्स, जो केंद्र सरकार की किसी योजना के साथ जुड़ा हुआ था। वर्तमान के फॉर्मूला में इन्होंने केवल एक चीज किया है कि वो 32 और 10 के संयम को उन्होंने 42 और 0 बना दिया। तो अंतोगत्वा नतीजा वही है। और ये उन्होंने राज्य सरकार को विवश कर दिया है कि आप सारे केंद्र योजनाओं को आप फंड करना चाहते हो तो करो, अगर नहीं करना चाहते हो तो बंद कर दो। और आज वही स्थिति होगी राज्य सरकारों के द्वारा भी, जहां बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं, चाहे बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड हो, ICDS हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, इनकी फंडिंग भी समाप्त की जाए। तो आज मैं समझता हूं कि इस एक साल में सामाजिक क्षेत्र में केवल मार्केटिंग और पैकेजिंग हम लोग देख पाए हैं। और इस बार तो मैं नारा कहूंगा कि इस बार तो फोटो ऑफ सरकार ही हम देख पाए पिछले 365 दिनों में। जो बड़े फैनफेयर के साथ इन्होंने 3 योजनाओं की शुरुआत की, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, जहां कहीं कहा गया कि 12 रुपये आपको देना पड़ेगा, कहीं कहा गया 330 रुपये आपको देना पड़ेगा। कोई सरकार किसी योजना की घोषणा करती है तो उसमें सरकार का भी योगदान का समावेश होना चाहिए। इस सरकार का योगदान का समावेश इन तीनों योजनाओं में 0। मतलब हर हितग्राही जितना उस योजना में डालेगा
उसी का लाभ उसको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास बैंक अकाउंट आधार का नहीं है तो उसका लाभ आप नहीं ले पाओगे। और वर्तमान में केवल 15 करोड़ 125 करोड़ जनता में से लोगों के पास बैंक अकाउंट है। मतलब ये योजना केवल 10% इस देश की जनता तक सीमित रह जाएगी। तो मायाजाल पिरोने की इनकी बहुत बड़ी आदत है और जो सामाजिक क्षेत्र की प्रगति और विकास के ढांचे को पूरी तरह से इन्होंने क्रूर तरीके से तोड़ मोड़ के रख दिया है और देश की आम जनता और गरीब जनता जिसका पहला हक है देश के संसाधनों पर, पूरी तरह से उनको विवश कर दिया है। और वर्तमान में तो बातों का बहुत व्यापार हो रहा है लेकिन झूठ का बहुत प्रचार हो रहा है। तो ये एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन आप सबके समक्ष में रखना चाहता था। अब आप लोगों के कोई भी प्रश्न होंगे तो जरूर मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। जयराम रमेश जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद में कहा कि राहुल गांधी इस साल के अंत तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। आप भी इस बात का समर्थन करते हैं? आपको लगता है? देखिए, इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी करूं ये उचित नहीं होगा। ये निर्णय कांग्रेस पार्टी लेंगी, कांग्रेस अध्यक्षा लेंगी और राहुल गांधी जी स्वयं लेंगे। मैं नहीं समझता कि इस विषय पर कब ये होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये उचित होगा कि किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता या व्यक्ति इस पर टिप्पणी दें। हम जरूर ये मंशा रखते हैं कि शीघ्र ही शीघ्र राहुल जी उस स्थान को ग्रहण करेंगे। ये कब होगा, कैसे होगा, ये हम कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर छोड़ेंगे। सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि प्लानिंग कमीशन के बाद तमाम योजनाएं राज्यों को ट्रांसफर कर दी गई। इसी के चलते बजट में कटौती दिखाई गई और राज्य इस पर अपना योगदान दिया। क्या आपको लगता है तर्क नहीं बैठता कि राज्य अपना ज्यादा योगदान देंगे? ये इस सरकार का पूरा मायाजाल है। एक तरफ आप कह रहे हो कि 32 के बदले 42% आपने दे दिया, दूसरे तरफ आपके केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं आदिवासियों के साथ जुड़ी हुई, अनुसूचित जाति के साथ जुड़ी हुई, पिछड़े क्षेत्रों के साथ जुड़ी हुई, शिक्षा के साथ जुड़ी हुई, जहां केंद्र सरकार का योगदान होना चाहिए वहां आपने अपना योगदान 0 तक ला दिया। और ये अब जिम्मेदारी आप राज्यों को दे रहे हो कि आप चाहते हो तो फंड करो, आप नहीं चाहते हो तो मत करो। तो मतलब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं रही देश की जनता के प्रति। इन सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के मूलभूत सुविधा प्राप्त कराने की जिम्मेदारी आपकी 0 बन गई। 62,000 करोड़ रुपए आपने बजट के आवंटन में सीधे सीधे जिन योजनाओं का मैंने विवरण आप Jyotiraditya Scindia of the Congress there taking aim at the Modi government, hitting out at the Modi government as it completes 1 year, saying that it has only resulted in poor results and it is anti-farmer, this government. That's the allegation coming in from the Congress even as that press conference continues.